ये दोस्तों कवक यानी कि फंगी को समझते हैं। फंगी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से हम इस कवक और फंगी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए बताते हैं कि कवक क्या होता है। कवक एक पादप है यानी कि पौधा है। कवक एक पादप यानी कि पौधा है, वैसा पौधा जिसका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। यानी कवक क्या है तो पादप है। कवक यानी फंगी क्या है तो एक पादप है यानी पौधा है। ठीक, पौधा जैसे एल्गी पौधा था, उसका भी शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। ठीक उसी तरह से कवक यानी कि फंगी भी एक पादप है जिसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं। कवक में क्लोरोफिल नामक रंजक नहीं पाया जाता है। कवक में क्लोरोफिल नामक रंजक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। यानी कवक पौधा है लेकिन यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रंजक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो है यह मृतोपजीवी होते हैं, परंतु कुछ जो है इसका प्रजाति होते हैं वह परजीवी होते हैं। कुछ इसके प्रजाति परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, तो ये कवक यानी कि फंगी मृतोपजीवी है, परंतु इसका कुछ जो है वह परजीवी भी होते हैं। ठीक है, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जो है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। इसके कुछ हमने लिखे हैं, कुछ कवक का नाम लिखा है, जैसे ईस्ट, म्यूकर, फफूंद, किकटट, मोल्डस, मशरूम, कुकुरमुत्ता। इस तरह से ये सब कवक हैं जिनको हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। हम आपको बता दें कि ऐसे कवक जो है हमारे शरीर में भी उग जाते हैं, हमारे जैसे जानवरों के मल में उग जाते हैं। कई जगह देखने को मिलता है, कचरा के ढेरों पर कवक मिल जाते हैं। हमारे सूती कपड़ों में कवक उग जाते हैं। जैसे देखिए, भींगा हुआ सूती कपड़ा को छोड़ दीजिए, सुखाइए नहीं तो उसमें छींटा छींटा जैसा लग जाता है, उसमें ऐसे दाग आ जाता है। ये फंगी होता है। ठीक है, जो कि सूती कपड़ों में आ जाता है। गीला सूती कपड़ों, हमारे शरीर में दाग खुजली वाला जो हो जाता है वह भी फंगी के कारण ही होता है, वह फंगी ही होता है। और भी जैसे पानी लग जाता है पैर में, वह फंगी ही है, फंगी के कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कवक जो हमारे हाथों में कभी दाग जैसा, खुजली जैसा हो जाता है, वह फंगी के कारण होता है, वो फंगी है। तो इस तरह से कवक यानी फंगी में हम यहाँ पे ईस्ट को जानेंगे। ईस्ट यहाँ हमने लिखा है ईस्ट जो है, यह ईस्ट का आकार गोलाकार, लगभग गोलाकार होता है या अंडाकार का होता है। ईस्ट का आकार गोलाकार या अंडाकार होते हैं। तो ईस्ट कैसा होता है तो गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ये ईस्ट जो होते हैं यह एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट कैसा है तो एक कोशिकीय कवक है। इसकी कोशिका जो होती है, ईस्ट की कोशिका, इसका कोशिका की झिल्ली, ईस्ट की कोशिका झिल्ली जो होता है वह कोशिका भित्ति से घिरा हुआ होता है। ईस्ट की कोशिका का कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरा होता है। इसमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक और बड़ी रक्तिकाएं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, बड़ी रक्तिका, कई दानेदार रचनाएं होते हैं इसमें, तथा वासा की बूंदें पाई जाती है। किसमें तो ईस्ट की कोशिका में। ठीक है, ईस्ट की कोशिका का प्रसारण कैसे होता है? ईस्ट की कोशिका का प्रसारण एक स्थान से दूसरे स्थान, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह वायु के झोंके, कीटों एवं धूलकणों के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, ईस्ट जो है वह ईस्ट का प्रसारण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद वायु के झोंके करते हैं, यानी हवा के माध्यम से जाते हैं, कीटों के माध्यम से जाते हैं या धूल कणों के माध्यम से चले जाते हैं। इसका जन्म ईस्ट कहाँ जन्म लेता है तो भाई ईस्ट जो है वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ शक्कर की मात्रा अधिक होती है। वैसा जो शक्कर यानी मीठे वाले चीज़ों की मात्रा जहाँ अधिक होती है, ईस्ट वहाँ जन्म लेते हैं। जैसे अंगूर, सेब, मीठे फल, ये सब के रस या दूध में ईस्ट का जन्म होता है, अर्थात ईस्ट का उत्पादन होता है। तो ईस्ट, इस तरह से हम ईस्ट के बारे में और कुछ भी है जो हम आपको बताएंगे। चलिए उसको जानते हैं। तो ईस्ट जो है वह अधिक शक्कर वाले
जहाँ अधिक शक्कर की मात्रा होता है वहाँ उत्पन्न होता है। ईस्ट में जो संख्या में वृद्धि होती है, ईस्ट अपने संख्या में वृद्धि मुकुलन के द्वारा या द्विविभाजन के द्वारा होता है। ईस्ट के संख्या में वृद्धि मुकुलन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। ईस्ट जो है यह लैंगिक प्रजनन भी करता है, ईस्ट लैंगिक प्रजनन भी करता है, ठीक ना। तो ईस्ट जो है वह संख्या में वृद्धि किस तरह से करता है, तो मुकुलन तथा द्विविभाजन के द्वारा। ईस्ट में लैंगिक प्रजनन भी होता है। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जीने में सक्षम है। ईस्ट जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो भी वह जिंदा रह सकता है। तो ईस्ट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। यह जो ईस्ट है इसके सूखे पाउडर, ईस्ट को सूखे पाउडर या टैबलेट के रूप में ना लगभग 4 वर्षों तक जीवित रख सकते हैं, यानी सुरक्षित रख सकते हैं। ईस्ट को सूखे पाउडर या टैबलेट के रूप में 4 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ईस्ट जो है वह 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाएगा। तापक्रम पर जाने पर वह कुछ मिनटों में ही मर जाता है। ईस्ट 60 डिग्री तापमान पर जाएगा, तुरंत ही मर जाएगा, यानी कुछ ही सब मिनटों में मर जाएगा। ईस्ट को सूखे पाउडर या टैबलेट के रूप में लगभग 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। कौन, तो ईस्ट में लैंगिक प्रजनन ईस्ट में लैंगिक प्रजनन भी होता है। इसके ईस्ट में जो है प्रजनन जो है वह मुकुलन या द्विविभाजन के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ईस्ट में द्विविभाजन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो इस तरह से हम ईस्ट को समझ पा रहे हैं। ईस्ट को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद जानते हैं दूसरे। चलिए ईस्ट के बाद हम जानते हैं फफूंद एवं कीटक। फफूंद एवं कीटक ये क्या होता है, तो फफूंद एक कोशिकीय होते हैं। फफूंद एक कोशिकीय होते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी दोनों तरह के होते हैं। जो मृतोपजीवी फफूंद होते हैं वह प्रायः सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। तो फिर से देखिए, फफूंद एवं कीटक। तो फफूंद कैसे है, तो एक फफूंद एक कोशिकीय होते हैं। यह मृतोपजीवी या परजीवी दोनों तरह के होते हैं। फफूंद मृतोपजीवी या परजीवी दोनों तरह के होते हैं। मृतोपजीवी जो फफूंद होते हैं वह हमेशा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। जैसे चमड़ा के गीले जूते या गीले सूती वस्त्रों पर ये फफूंद उग जाते हैं। गीले सूती वस्त्रों पर जो हमने बताया कि सूती कपड़ों पर भी उग जाते हैं। वह किस तरह के कवक होते हैं, तो फफूंद होते हैं, ठीक ना। फफूंद ये चमड़े के गीले जूते पर भी उग जाते हैं। तो ये चमड़े के गीले जूते या गीले सूती वस्त्रों पर उग जाते हैं। ये आलू, गेहूं के पौधे तथा नींबू, संतरा जैसे फलों के पौधों पर भी उगते हैं। तो ये आलू, गेहूं के पौधे पर उग जाते हैं। नींबू, संतरे जैसे फलों पर भी फल के ऊपर उग जाते हैं। वह कौन होते हैं, फफूंद होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं फफूंद जो फलों पर उग जाते हैं एक कोशिकीय होते हैं। मृतोपजीवी या परजीवी दोनों तरह के होते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। ये सूती कपड़ों या चमड़ों के गीले जूते पर उग जाते हैं, इस तरह से। इसके बाद हमने ये मोल्ड्स लिखा है, मोल्ड्स को जानते हैं। तो मोल्ड्स यानी मोल्ड्स जो होता है यह बहुकोशिकीय कवक है। मोल्ड्स किस तरह का कवक है, तो बहुकोशिकीय कवक है। मोल्ड्स होता है वह सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी दिखती है। ये जो मोल्ड्स होते हैं वह सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी दिखती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे चना के दाल या चना में, गेहूं में फंगस लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये धागा जैसा हो जाता है, उसमें लग जाता है, जिसको हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं धागा की तरह उजला लग जाता है। तो वह कुछ नहीं, वह जो होते हैं वह मोल्ड्स होते हैं। वो मोल्ड्स यानी कवक होते हैं जो मोल्ड्स होते हैं। ये जाल जैसी सदृश रचनाएं जो होती है, उसमें जाल की तरह जो रचना दिखाई देती है वह माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, माइसीलियम। जाल जैसी दिखने वाला रचना को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम के बारीक छोटे छोटे धागे जो होते हैं उसको हम हाइफी कहते हैं।
माइसिलियम के बारीक धागे को हाइफी कहा जाता है, हाइफी याद रहेगा। माइसिलियम के बारीक धागे हाइफी कहलाते हैं। मोल्स जो होता है सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी दिखती है, ये मृतोपजीवी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, मोल्स मृतोपजीवी होते हैं। ये नम पावरोटी की सतह पर सड़ी गली सब्जियों या फलों, मांस, चमड़े या मृत पेड़ पौधे के तनों पर, पत्तियों पर उग जाते हैं, इनके सतहों पर उग जाते हैं। नम पावरोटी की सतह पर उग जाएंगे, सड़ी गली सब्जियों पर उग जाते हैं, फलों पर, मांस पर, चमड़े या मृत पेड़ पौधे के तने पर और पत्तियों के सतहों पर उग जाते हैं। कौन? तो मोल्स। ठीक है, मोल्स ये कहाँ उगते हैं? तो नम पावरोटी की सतह, सड़ी गली सब्जियों, फलों, मांस, चमड़े, मृत पेड़ पौधे के तने और पत्तियों पर उग जाते हैं, पत्तियों की सतह पर। ठीक है, इसके अलावा यह नम अनाजों में जैसे गेहूँ, चना, दाल, अचार, जैम, ये सब खाने वाले पदार्थ होते हैं, इसमें भी उग जाते हैं ये। ठीक है, इसको अक्सर हमेशा इसको देखा जाता है, मवेशियों के मल पर हमेशा यह उगे हुए देखा जा सकता है मोल्स को। तो ये मोल्स और फफूंद समझ में आया होगा। चलिए आगे जानते हैं हम। चलिए आगे मशरूम को जानते हैं। मशरूम जो कि नम उपजाऊ मिट्टी की सतह और वृक्षों के कटे हुए भींगे तनों की सतह तथा कंपोस्ट खाद के ढेरों पर उग जाते हैं। समझ गए? मशरूम को आप लोग जानते होंगे, मशरूम देखे भी होंगे, जो छतरी के आकार के होते हैं, छतरी जैसा होते हैं। तो ये इसके आकार में काफ़ी भिन्नता है, लेकिन छतरी जैसा जो होता है उसको ज़्यादातर लोग देखते हैं, समझ पाते हैं। तो नम उपजाऊ मिट्टी की सतह, वृक्षों के कटे हुए भींगे तनों की सतह तथा कंपोस्ट खाद के ढेरों पर उग जाते हैं। कौन? तो मशरूम। इसके माप एवं आकार में काफ़ी विविधता है, इसके माप और आकार में विविधता होती है ये मशरूम के। इसमें सबसे साधारण जो होता है वह छतरी के आकार के होते हैं, छतरी के आकार के होते हैं। छतरी नुमा मशरूम जो होते हैं उसके माइसिलियम जो होता है वह मिट्टी में फैला हुआ होता है, यानी मशरूम के माइसिलियम मिट्टी में फैला होता है। इसमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है। मशरूम में प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है। तो याद रहेगा, मशरूम जो ये नम उपजाऊ मिट्टी की सतह, वृक्षों के कटे हुए भींगे तने की सतह और कंपोस्ट खाद पर उग जाते हैं, कंपोस्ट खाद के ढेर पर उग जाते हैं। इसके माप एवं आकारों में विविधता होती है। इसमें सबसे साधारण जो होता है वह होता है छतरी के आकार का, जिसके छतरीनुमा मशरूम के माइसिलियम जो होते हैं वो मिट्टी में फैले होते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होते हैं। तो इस तरह से हम कवक यानी कि फंगी में इस मशरूम को भी समझ गए। इसके बाद के वीडियो में हम आपको इससे होने वाले लाभ, यानी फंगी या कवक से होने वाले लाभ को हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।